हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 5 फरवरी। आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें देखते हैं। पहला है दालों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन। तो जो 2025-26 का बजट आया है, उस बजट में दालों के लिए एक स्पेशल मिशन की घोषणा की गई है। ऐसा क्यों किया गया है कि सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कि भारत क्या है, आत्मनिर्भर बन जाए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा तो उत्पादक है। उसके साथ ही हम सबसे बड़े क्या हैं? उपभोक्ता भी हैं। क्योंकि भारत में जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है वो क्या है? दालें ही हैं। उसके बाद इसी कारण हम क्या हैं? दुनिया के सबसे बड़े दाल के आयातक भी हैं। अब दुनिया में सबसे बड़े आयात के मतलब दालों के अगर हम आयातक हैं, तो बाहर से हमें दालें मंगानी पड़ती हैं। तो इस संदर्भ में ये मिशन की शुरुआत की गई थी कि हमें क्या बनना है? आत्मनिर्भर बनना है। तो इसके लिए 6 वर्षों का एक मिशन चलाया गया है और इस मिशन में विशेष रूप से तूर, उड़द और मसूर ये दालों का यूज़ किया गया है। तो कौन-सी तूर, उड़द और ये अब उड़द को काली दाल कह रहे हैं, लाल दाल मसूर ये वाली है। उसके बाद है बजट में इसके लिए कितना आवंटित है? 1000 करोड़ रुपए है, जो बजट में इनके लिए इस मिशन के लिए आवंटित है। उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता हासिल करना। तो एक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आत्मनिर्भरता हासिल करना है इस मिशन का मेन उद्देश्य। ऐसा नहीं है कि भारत में क्या है, सीधे आयात को ही रोक देना, नहीं। भारत में क्या है, आत्मनिर्भर बनाना है हमें, उत्पादन भी बढ़ाना है, उपभोक्ता वाली संस्कृति भी सही करनी है, तो ये सारी चीज़ें। अब प्रावधान क्या है? अब जैसे भारत में ज़्यादातर फसलों को क्या है एमएसपी पे लिया जाता है, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, सरकार उस पे खरीदती है। अब अगर दालों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा जाएगा, तो लोग दालों को ज़्यादा उगाएँगे, क्योंकि सरकार गारंटी देती है कि हम एक प्राइस पे उस दालों को खरीद लेंगे। तो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है एमएसपी पे खरीद और कटाई के बाद भंडारण के लिए भी सरकार क्या करेगी? इसमें मदद की करेगी। तो ये देखा हमने और हमें 2020 तक हमने किया था लक्ष्य की आयात पर निर्भरता समाप्त करना भारत का जो लक्ष्य था, तक जो 2020 तक दालों की माँग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता समाप्त करना। अब क्या है कि 2028-29 तक दालों का आयात है, उसे बंद कर देना है, आयात ना करना पड़े अगले 6 सालों में, तो ये वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब दालों का आयात का ऐतिहासिक देखें तो भारत में 17 के बाद दालों के आयात में कमी आई थी काफ़ी अच्छी और भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा था। पर 23-24 आते-आते क्या हुआ, जब भारत में सूखा पड़ा तो दालों के आयात में क्या हुई, बढ़ोतरी हो गई और 84% दाल का आयात बढ़ गया, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे ज़्यादा था। और ये कब था? पिछले वर्षों में 23-24 में। उसके बाद क्या हुआ है, अब भारत दुनिया में जो सबसे ज़्यादा दालों का आयात करता है, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार इन देशों से करता है। अब कनाडा से जब पिछले वर्ष हमारे संबंध खराब हुए थे, तो हुआ क्या था कि कनाडा से मसूर की दाल को हम आयात करते हैं। अब इस वजह से ये विवाद उठ गया था कि कनाडा से अगर संबंध खराब होते हैं, तो भारत में दालों के आयात का एक संकट बन जाएगा। तो इस संदर्भ में सरकार लेके आई है दालों के लिए आत्मनिर्भर मिशन। हालाँकि 2020 तक का हमारा पहले लक्ष्य था आत्मनिर्भरता के लिए, पर इसे अब बढ़ा दिया गया है। तो ये देखा, उसके बाद है दालों का उत्पादन देखें कि भारत की स्थिति क्या है। सबसे बड़ा उत्पादक है जैसा कि हमने देखा 1/4 दालों का उत्पादन भारत में ही होता है, मतलब 25% विश्व की दालों का उत्पादन भारत में ही होता है। उपभोक्ता की देखें तो विश्व की खपत का हम 27% मतलब ज़्यादा खपत कर रहे हैं और दालों का हम 14% विश्व की दालों का क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। तो खपत में 27% है और आयात में 14% है। तो ये है इम्पोर्टेंट। उसके बाद है दालों में योगदान, तो खाद्यान्न क्षेत्र का लगभग 23%, ये इम्पोर्टेंट डाटा है थोड़ा। जैसे कि भारत मान लें, भारत में 100 बीघा खेती होती है, उसमें 23% क्षेत्र पे क्या हम करते हैं? दाल ही करते हैं। मतलब जहाँ खाद्यान्न होता है, खाद्यान्न मतलब गेहूँ, चावल, मक्का, उड़द, ऐसे 23% क्षेत्र पे हम दालों का उत्पादन करते हैं। लेकिन जो खाद्यान्न उत्पादन होता है, मतलब पूरा खाद्यान्न उत्पादन होगा, उसमें दालें केवल 9 से 10% हैं। एरिया हमारा कितना है दाल बोने का? 23%, पर टोटल खाद्यान्न का उत्पादन कितना हो रहा है? केवल 9 से 10%। तो ये एक समस्या है। दूसरा अगर पूछा जाए कौन-सी फसल दालों की है जो सबसे ज़्यादा होती है कौन-सी फसल में? तो जैसे रबी, खरीफ इनमें पूछा जाएगा, तो जो रबी की फसल है उसमें 60% से ज़्यादा योगदान दालों का रबी की फसल में होता है। इनमें अब दालों में कौन-सी ज़्यादा दाल होती है? तो एक तो चना सबसे ज़्यादा होता है भारत में, उसके बाद अरहर, उड़द, मूँग ये होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो क्या है? चना है और चना प्रोटीन का स्रोत भी होता है और भारत में इसी वजह से चने की खपत कैसी है? ज़्यादा रहती है।
रहती है। तो ये देखा हमने। अब खरीफ की बात करें तो खरीफ में अरहर, उड़द, मूंग होता है और रबी की बात करेंगे तो चना, मसूर, मटर और राजमा वाली फसलें होती हैं। और ये क्या है? लाथा इरम लाथाइरस करके है एक, और ग्रीष्म ऋतु में उड़द, मूंग और लोबिया होता है। तो ये इनमें से थोड़ा याद रखना। एक तो अरहर का याद रख सकते, अरहर जो है, उड़द और मूंग ये खरीफ की फसल होती है, मतलब गर्मियों में होती है। तो ये कब होती है? गर्मियों में। जबकि रबी की फसल जो सर्दियों में होती है, उसमें कौन सी फसलें? चना, मसूर, ये दो याद रखनी, चना, मसूर और मटर, ये दो इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ये रबी की फसल है, मतलब सर्दियों में। और अरहर गर्मियों में ज्यादा खाई जाती है। तो अरहर, मूंग, उड़द ये खरीफ की फसलों में होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो हो जाती है, वो ग्रीष्म ऋतु में कौन सी? उड़द, मूंग ये होती हैं, लोबिया वगैरह। उत्पादन देखें तो अरहर का सबसे ज्यादा, जैसे क्या कहते हैं, पिजन पी कहते हैं अरहर को। तो ये उत्पादन इसका कितना होता है? 250 से 270 दिन लेती है ये, मतलब पूरा लगभग 1 साल के आसपास हो जाता है। पर जो अपडेटेड किस्म है वो लगभग 6 महीने में हो जाती है। तो ये है इसका। खेती कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। नीतिगत सरकार की नीतियों में समस्या क्या है? तो सरकार एक ओर दालों के क्या कह रही है? आयात को हम कम करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरी ओर सरकार क्या करती है? दालों के शुल्क मुक्त आयात को भी अनुमति दे रही है। इससे विरोधाभास पैदा हो रहा है। मतलब अब मान लो कनाडा से क्या है, भारत में दालों का आयात हो रहा है। अब कनाडा से दालों का आयात हो रहा है, उस पर कोई शुल्क ही नहीं लगेगा, तो आयात तो बंद होगा नहीं। तो ये भी एक समस्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या चल रहा है? तो जैसे अरहर का चल रहा है 75-50 प्रति क्विंटल, और महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? 73। तो ये भी है। इसमें किसानों को प्रोत्साहन में क्या आ रही है? कमी आ रही है, क्योंकि रेट भी अलग अलग है। जैसे अरहर का क्या है चल रहा है? जो नॉर्मल एमएसपी है वो 7500 के आसपास है। पर जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जहाँ ज्यादा होता है, वहां इसका रेट कम है, 7300, 7400। ये 100-200 रुपए क्या है, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कम ही है। तो ये भी है समस्या। उसके बाद देखें अगर, अगला है जल जीवन मिशन। तो अगली जो न्यूज है वो है जल जीवन मिशन को लेकर। तो सरकार क्या कर रही है कि, सरकार का कहना है कि 2028 तक हम जल जीवन मिशन में आत्मनिर्भर, इसमें भी मतलब बन जाएंगे। इसका लक्ष्य क्या है कि 67,000 करोड़ रुपए का खर्च करके सरकार 28 तक घोषणा की है जल जीवन मिशन के विस्तार के लिए। अब जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। है क्या? 15 अगस्त 2019 को 15 अगस्त 2019 को सरकार का ये प्रमुख कार्यक्रम आया था। इसका उद्देश्य क्या था? 2024 तक, जो कि अभी खत्म हुई है, 2024 तक नल से जल, क्या है? नल से जल, या फिर इसे ही कहते हैं हर घर जल। तो हर घर जल, ये इसका लक्ष्य हुआ करता था, सुविधा प्रदान करनी थी। यह मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत था? तो जल शक्ति मंत्रालय। अब हुआ क्या, 2024 तक लक्ष्य रखा गया था सरकार के द्वारा कि 55 लीटर जो होगा पानी प्रति दिन, प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। तो प्रतिदिन उपलब्ध रहेगा 55 लीटर। अब वो अभी हो नहीं पाया है, तो इसका विस्तार कर दिया गया है। कब तक? 2028 तक। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ केवल जल जीवन मिशन में पानी उपलब्ध कराना ही नहीं है, क्या था? स्थायी जल जो होता है हमारा, स्थायी जल का पुनर्भरण भी जरूरी है। जैसे वर्षा के जल का संचय करना, जल संरक्षण, ये सारे इसमें उद्देश्य हैं। तो 2024 तक इसमें क्या था? घरेलू नल कनेक्शन और प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित पेयजल को उपलब्ध कराना था। नोडल एजेंसी याद रखनी है, जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल विभाग। योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र का, प्रायोजित का मतलब स्पॉन्सर्ड है। तो पूरा केंद्र सरकार रुपए नहीं देगा, इसमें राज्य को भी देना पड़ेगा। केंद्र प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, जैसे पंचायत में जब ये योजना चल रही होगी, तो वहां पे एक समिति बनाई जाएगी गांव स्तर पर, और उस समिति में 50% लोग कौन होंगे? महिलाएं ही होंगी गाँव की। तो ये पूछा जाए, क्या जल जीवन मिशन के तहत एक समिति वो काम करती है? बिल्कुल करती है। तो ये किस स्तर पे है? तो छोटे स्तर पे, गांव वाले स्तर पे। और 50% उसमें कौन रहेगा? महिलाएं ही रहती हैं। तो ये देखा हमने। उसके बाद है जल जीवन मिशन के प्रमुख उपलब्धियां। तो कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं। जैसे 100% कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या हुआ है, कवरेज मिल गया है, मतलब वहां पे जल जीवन मिशन पूर्ण हो चुका है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, हरियाणा है, हिमाचल है, गुजरात, पंजाब और तेलंगाना। मैंने याद करो, तो हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, ये तो पास पास हैं। तो हरियाणा, हिमाचल और पंजाब, ये तीनों में एक साथ जल जीवन मिशन के तहत पूरा कवरेज हो चुका है।
उसके बाद अगर बात करें तो तेलंगाना, गुजरात और गोवा साउथ की तरफ चले जाएँगे और अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम है इधर। उसके बाद 100% कवरेज वाले कौन से तो अंडमान निकोबार, दमन-दीप, दादर नगर हवेली, यहाँ पे क्या है वो पौंडुचेरी। मतलब 100% कवरेज ज़्यादातर क्षेत्र में हो चुका है, मतलब केंद्र शासित में तो जो मेन है। उसके बाद सरकार ने एक योजना, अब इसमें जो फंडिंग है वो कैसे होगी, क्योंकि हमने स्पॉन्सर देखा तो केंद्र शासित में या पूर्वोत्तर वाले में सबके लिए अलग-अलग होता है। तो केंद्र सरकार 90 और 10% देगी, 90-10 का अनुपात देगी, कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में। उसके बाद अन्य राज्यों में क्या होगा, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में 50-50 इसका चलेगा। तो ये देखा हमने। उसके बाद अगला जो मिशन है वो क्या है, परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना हुई है। परमाणु ऊर्जा मिशन क्या है कि इसमें क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने हैं सरकार को। तो जो परमाणु ऊर्जा में क्या है, अब जो मेन मिशन है वो है एसएमआर। एसएमआर क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ, सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सरकार 500 गीगावाट, कितना, 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादित करेगी। 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन, इसमें कौन सा होता है, नॉन फॉसिल फ्यूल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो ये वाले ऊर्जा हो जाएंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऐसे 500 गीगावाट कर लेगी सरकार 2030 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए सरकार ने सोचा है क्यों ना परमाणु ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया जाए, न्यूक्लियर रिएक्टर। अब भारत में न्यूक्लियर ऊर्जा का इतना ज्यादा क्या है, स्कोप है नहीं है, स्कोप का मतलब अभी हम उतने ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं। इस वजह से सरकार लक्ष्य लाई है एसएमआर का। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं, ये एक तो छोटे होते हैं और सुरक्षित होते हैं और कुशल होते हैं। तो छोटे, सुरक्षित और कुशल परमाणु रिएक्टर होते हैं। अब इनसे क्या होता है, क्योंकि बड़ा परमाणु रिएक्टर लगाओ तो उनकी लागत भी ज्यादा आती है, प्लस खतरे भी ज्यादा होते हैं। ये लचीलेपन होते हैं, एक से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब इनमें क्या है, सरकार इन्हीं के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और 2033 तक सरकार का लक्ष्य 5 हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है 2033 तक, क्योंकि हमारा लक्ष्य 30 तक 500 गीगावाट टोटल मिला के जो रिन्यूएबल एनर्जी से बना देना। अब इनमें क्या होता है, ये एक तो छोटे होते, छोटे कितने, तो 300 मेगावाट ये ऊर्जा क्रिएट कर सकते हैं, 300 मेगावाट से कम ही रहेगा इनका। इन्हें बनाना बहुत तेज होता है, मतलब आसानी से इन्हें बनाया जा सकता है। इनमें रेडिएशन भी कम होता है, अगर पूछा जाएगा, क्योंकि ये जरूर ही आएगा पेपर में, तो ये है कम रेडिएशन होगा। और ये क्या होता है, ग्रीन एनर्जी क्रिएट करेगा, तो ये वाला है। और ग्रीन हाउस गैस का क्या ये रिएक्टर ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो ये नहीं करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी नहीं करते, तो ये कैसी ऊर्जा देंगे, स्वच्छ ऊर्जा देंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थी। अब सरकार का लक्ष्य क्या है, 2047 तक का, 47 तक का लक्ष्य 500 गीगावाट तो हमारा अभी है। और किससे, केवल जी ये सारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल है, मतलब परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से। पर सरकार का 2047 तक लक्ष्य है कि 100 गीगावाट केवल और केवल परमाणु ऊर्जा से करना है, न्यूक्लियर ऊर्जा से बनाना है। और अभी हमारा है कितनी क्षमता, केवल 8 है, मतलब 8 से हमें 100 पे पहुंचना है अगले 25 सालों में लगभग। तो ये लक्ष्य काफी बड़ा है। तो ये है। अब इसमें क्या है, और हमारा एक लक्ष्य और भी तो है, 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है, कि हम जो हम कार्बन उत्सर्जन करते हैं उसे जीरो कर देना है। जीरो का मतलब क्या हुआ है कि हमें कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल में कर देना, और जितना हम उत्सर्जित करेंगे उतना कैप्चर भी करेंगे। तो ये सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा किया गया है स्टार्ट ये। अब परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व 2010 में संशोधन भी किया गया है, कि परमाणु अगर कभी क्षति होती है, ऐसे परमाणु में कोई रिएक्टर में नुकसान होता है, तो ये सारी चीजों के लिए। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आया था, 1962 में आया था, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये है। तो भारत में क्या कह सकते हैं, भारत में ऊर्जा की जरूरत कैसी है, ज्यादा है, हमारे यहाँ ऊर्जा की खपत ज्यादा है। इस वजह से हमें न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन पे आधारित विकास को, रिएक्टर को विकास करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद है अगला, परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए पहल। तो क्षमता के लिए गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा में 10 रिएक्टर का निर्माण जारी है, अभी चल ही रहा है। उसके बाद स्वदेशी उपलब्धियां क्या है, जैसे राजस्थान में परमाणु विद्युत परियोजना के लिए 7 यूनिट, जो यूनिट 7 है वो RAPP 7, मतलब यूनिट 7 के तहत 2024 में क्रिटिकलिटी हासिल की थी। मतलब हमने परमाणु ऊर्जा को यहाँ पे विद्युत बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए
क्षमता डेवलप की है कहाँ? राजस्थान में भी की है ये। तो ये सारी संभावना है। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर देख ही लिया, 500 मेगावाट से कम तक की विद्युत उत्पादन ये कर सकते, तो अच्छी चीज़ है। बाकी देखा आसान है, इन्हें कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इन पे रेडिएशन कम होता है और लागत भी कम लगती है और ये अच्छे विकल्प है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो ये क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में ही आ सकता है, ये तो मेंस में भी अच्छा आएगा। उसके बाद है वन की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता क्या है? सरकार जब चाहती है किसी एरिया में कह देते हैं यहाँ वाले एरिया में हमें डेवलप करना है और डेफिनेशन चेंज हो जाती है वन की कि हाँ हम काट सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र और राज्य वन क्षेत्र को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि वहीं विकास कर देंगे वनों को काट देंगे, तो ये सब है। अब हुआ क्या है, वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। एक आया था पर्यावरण संरक्षण, वो कब आया था? 86 वाला। तो ये वन्य संरक्षण, ऐसे ही वन्य जीव आया था। वन्य जीव कब आया था? 1972-73 वाला। तो ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, वनों के संरक्षण। इसी को चुनौती दी गई है क्योंकि जो वनों की डेफिनेशन है या जो वनों की बात कही गई है वो वन संरक्षण अधिनियम में ही कहा जाएगा। तो इसके तहत कहा गया है कि सरकार ने क्या किया है कि कई वाले एरिया को वन क्षेत्र के क्षेत्र, मतलब वन को उस वन क्षेत्र के दायरे से बाहर कर दिया है। अब वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है तो जैव विविधता को ह्रास होगा ही। तो ये सारे कारण है। अब जो है 1996 में क्या हुआ था, सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्रों को वन माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो 1996 में 1996 में वन थे वही वन माने जाएंगे, सरकार उनमें चेंज नहीं करेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब भारत में वन अधिनियम अगर सबसे पहले पूछ ले तो कब लगाना है? 1927 में एक सरकार ने वन क्षेत्र अधिनियम आया था। कब? 1927 में। तो तब कहा था सरकार ने कि वन एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसे सरकार क्या करेगी? संरक्षित कर देगी या फिर उपयोग उसका यूज कर सकेगी। संतुलित यूज का मतलब क्या होगा? संतुलित उपयोग किया जा सकेगा, वो वन क्षेत्र होगा। तो ये सारी चीजें वन क्षेत्र के लिए। वनों का महत्व तो होता ही है काफी, पर्यावरण संतुलन रहता है, वर्षा अच्छी रहती है, वन्य जीवों का आवास होता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब बताना है क्या भारत के, जैसे अगर मेंस में ही आ जाए प्री में, कि सरकार ऐसा प्रयास कर रही है और सुप्रीम कोर्ट रोक रहे हैं, तो कोई संवैधानिक प्रावधान है क्या? तो संवैधानिक प्रावधान बिल्कुल है। एक डीपीएसपी में 48 का ए कहता है पर्यावरण का और वन्यों का रक्षा करना। और कोई आर्टिकल कहता है? बिल्कुल कहता है 51 के ए का जी, जो मूल कर्तव्य कहता है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा? कि पर्यावरण की रक्षा करे, पेड़ पौधों वनों की रक्षा करे। तो हमने आर्टिकल भी देख लिए, मेंस में लिखने के लिए टॉपिक भी मिल जाएगा, प्री के लिए यही पूछा जा सकता है 48 और 51 के ए का जी, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है देश की बात करें, साउथ सूडान। अब साउथ सूडान में क्या हुआ? साउथ सूडान में तोपखाने पर बमबारी हुई है। तो मतलब साउथ सूडान में मेन बात है, ये तो नहीं आएगा कि बमबारी हुई है, ये मेन क्वेश्चन है साउथ सूडान को लेकर। वहां थोड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। तो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में, तो अफ्रीका के इस वाले एरिया में भी मैप देखेंगे, अफ्रीका में स्थित ये स्थल रुद्र देश है, लैंड लॉक है। कब बना था? ज्यादा पुराना ये देश नहीं है, 2011 में सूडान और साउथ सूडान में जब झगड़ा हुआ तब ये देश बना था। तो हुआ क्या, 2011 में यूनाइटेड नेशंस के सदस्य ये बना था साउथ सूडान, उससे पहले ये नहीं हुआ करता था। यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली चलती है। एक चीज यहाँ पे थोड़ी अलग है, वो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो यहाँ की जो आधिकारिक सरकारी लैंग्वेज है वो कौन सी है? राष्ट्र मतलब कौन सी है? इंग्लिश है। तो ये वाली चीज है। अब बात करें सीमावर्ती देश, तो सूडान, इथोपिया, केन्या, युगांडा, ये सारे देश हैं। अब यहाँ पे अब यही क्षेत्र है, अब यही क्षेत्र इसी को लेकर सूडान और दक्षिणी सूडान में दावा किया जाता है और ये झगड़ा बढ़ता है। तो हुआ क्या था, 1955 से 2005 के बीच यहाँ गृह युद्ध चलता रहा था। गृह युद्ध मतलब 50 सालों तक ये लोग लड़ते रहे थे आपस में ही। और उसके बाद क्यों लड़े? साउथ सूडान कहता था कि हमें एक स्वतंत्र देश बना दो, और 2005 में फिर क्या हुआ? समझौता हुआ और उसके बाद 2011 में सूडान बना। तो अभी सूडान बना है, 2011 में ऐसे नहीं, जनमत संग्रह कराया था। तो जनमत संग्रह में सूडान ने कह दिया, दक्षिणी सूडान ने, वहां की जनता ने, कि हम अलग होना चाहते हैं। तो ये है। अब सूडान की जो आय का मुख्य स्रोत है, वो आय का मुख्य स्रोत है तेल। 95% यहाँ की जो राजस्व है वो तेल से ही होता है। कृषि जैसी अर्थव्यवस्था यहाँ पे विकसित नहीं है, मतलब कृषि यहाँ विकसित नहीं है, पहाड़ी टाइप का एरिया है। तो ये सारी समस्याएं रहती हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं सूडान के बारे में। तो ये है सूडान और ये है साउथ सूडान। अभी जो हम बात कर रहे हो साउथ सूडान की बात कर रहे हो, तो हमने मैप देखा, साउथ सूडान ये है। अब यहाँ पे एक तो नील नदी भी है,
जो नील नदी वाला एरिया है, और साउथ सूडान की हमें लोकेशन याद रखनी है, क्योंकि साउथ सूडान बिल्कुल जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, उसके ठीक थोड़ा सा ऊपर दिखता है। तो साउथ सूडान पूछ लेगा कि ये कर्क रेखा पे है कि भूमध्य रेखा पे है कि बीच में, तो ये बीच में। यहाँ का जो सबसे ऊंचा माउंटेन्स है वो है किन्येती करके, KINVWYETI करके है किन्येती। तो ये 3000 मीटर के आसपास है। तो अगर पूछा जाए साउथ सूडान का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है जो चर्चा में रहता है, वो किन्येती है। और यहीं पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है किलिमंजारो, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा है। तो किलिमंजारो नीचे की तरफ है, वो नीचे केन्या तंजानिया की तरफ दिखेगा। और ये कहाँ पे किनियती, साउथ सूडान में। तो ये देखा हमने। उसके बाद यहाँ पे व्हाइट नील निकलती है, ब्लू नील तो इधर से आएगी। तो व्हाइट नील निकलती है कहाँ से, साउथ सूडान की तरफ से। तो ये वाला एरिया है, यहाँ से मतलब नीचे से आती है खैर, पर यहाँ से होके बहती है व्हाइट नील। तो ये देखा हमने। अब साउथ सूडान का भौगोलिक स्थिति देखें, तो अभी देखा सबसे ऊंचा माउंट किनेटी है, और व्हाइट नील जो है वो नील नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो यहाँ से निकलती है। उसके बाद व्हाइट नील के स्थान पे ही सड वेटलैंड्स हैं, जो वेटलैंड्स होते हैं आर्द्रभूमि है, ऐसे सड वेटलैंड है यहाँ पे, कहाँ पे, साउथ सूडान में। तो हमने साउथ सूडान की चर्चा की। अब एक अगला है हुलूक गिब्बन के लिए। तो इस बारे में हम एक आर्टिकल देख चुके हैं, हुलूक गिब्बन के लिए अभी फिर से ये चर्चा में, तो रिवाइज कर लेते हैं। ये कहाँ है, असम के जोरहट जिले में। अब जोरहट जिला देखें तो मैप में जो काजीरंगा ये है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। थोड़ा अगर हम पूरब में चलेंगे तो ये एरिया है जोरहट का। तो ये एरिया है जोरहट डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे है ये हुलूक गिब्बन का केंद्र। तो ये अब ये ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में ये क्या है, काजीरंगा, और उसी के पास कौन सा है, जोरहट जिला है अगर पूछा जाएगा। और इधर गुवाहाटी है, ये नीचे मेघालय। तो ये सारे, तो ये वाला एरिया में याद रखना है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी में काजीरंगा, और काजीरंगा में गैंडा पाए जाते हैं एक सींग वाले। और उसके ही साइड में कौन सा है, जहाँ पे हुलूक गिब्बन का केंद्र है। तो असम के जोरहाट जिले में ये पाया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है हुलूक गिब्बन की, तो ये भारत में पाए जाने वाला एकमात्र गिब्बन है। तो एकमात्र ये गिब्बन है। और इन एरिया में जो हुलूक गिब्बन अभयारण्य है, ये कैसा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो कैसा है, सदाबहार वन है। हुलूक गिब्बन देख लिए, भारत में ही पाया जाता है या आसपास। अब भारत के आसपास बांग्लादेश है, नॉर्मल सी आता है, तो बांग्लादेश में भी पाया जा सकता है। म्यांमार है तो म्यांमार में भी हुलूक गिब्बन पाया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश, अपने यहाँ कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश और असम वाले एरिया में पाया जाता है। और भारत में एकमात्र जो बानर कपी है, एप है, बंदर थोड़ा अलग होता है, ये एप है, थोड़े बुद्धिमान ज्यादा होते हैं। तो ये वृक्षों पे ही रहते हो, एकमात्र एप है। तो ये हमने देखा उसके बारे में। तो ये है। और ये क्या है, ये आवाज़ों के लिए थोड़े अपनी ज़्यादा जाने जाते हैं। बाकी आहार में फूल पत्ती और ये सब ये खाते हैं। तो ये वाला देखा। अब उसके बाद ये जिला हो गया। और अब देखते हैं राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन। विनिर्माण मिशन का मतलब क्या हुआ, कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन स्टार्ट किया गया। तो 25-26 में मतलब यही बजट आया, उसमें राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का भी आया है। तो सरकार का कहना है, उद्देश्य क्या है, कि जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 17% से बढ़ाकर 25% करना है। मतलब मैन्युफैक्चर जो चीजें होती हैं, बनती हैं फैक्ट्री में, वो चीजों मैन्युफैक्चरिंग मिशन में 17% अभी जीडीपी में उसका योगदान है। उसे कितना करना है, जीडीपी का योगदान को 25% बढ़ाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2025 में इन चीजों को स्टार्ट कर दिया गया है। मिशन का उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करनी है तो मेक इन इंडिया और एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही सारी चीजें क्या है, ईज ऑफ डूइंग टाइप के लेके आना, जैसे सुगमता, लागत कम हो, कौशल उन्नयन हो, मतलब स्किल किया जाए। ये सारे उद्देश्य क्या है, केंद्र सरकार जो केंद्रीय मंत्रालय होंगे, राज्यों के साथ मिलकर एक रोड मैप तैयार करेंगे, मतलब एक तरीका अपनाएंगे, और ये सब किया करेंगे। उसके बाद स्वच्छ तकनीक आधारित विनिर्माण। साथ ही उद्देश्य ये है कि जो विनिर्माण हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, स्वच्छ हो, मतलब प्रदूषण ना फैले। क्यों, क्योंकि प्रदूषण फैलेगा तो क्या हो जाएगा, सतत विकास वाली समस्या आ जाएगी। तो मिशन सतत विकास में भी योगदान देना। इसमें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटर, इलेक्ट्रोलाइजर, पावर टरबाइन, ऐसी चीजों पे भी जो घरेलू मूल्य संवर्धन में सुधार करना है। और उसके साथ ही पीवी सेल, ईवी बैटरी, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होने लगे। क्योंकि हम ज्यादातर कहाँ से मंगाते हैं, चाइना वगैरह से मंगाते हैं। तो ये तो स्वच्छ तकनीक विनिर्माण का महत्व देखा हमने। तो चीन पे क्या है, हम प्रति संतुलन कर सकते हैं। चीन को क्या है, हम चीन से आयात करते हैं, वो आयात नहीं करना पड़ेगा। और वैश्विक विश्व में क्या हो जाएगा, जो आपूर्ति श्रृंखला है उसमें भारत का योगदान बढ़ जाएगा। तो ये देखा हमने। उसके बाद है पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना, इसमें क्या होता है, पीएम सूर्य की 80% मतलब 25-26 बजट में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवंटन 80% बढ़ा के 20,000 करोड़ कर दिया गया है। योजना का आरंभ हुआ था 2024 में, मतलब पिछले वर्ष। महत्व क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर परियोजना पहल है ये। छतों पे ऐसे करके ये लगा देते हैं पैनल वगैरह, इसमें सरकार सब्सिडी वगैरह देती है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रूफटॉप सौर ऊर्जा पहल है। तो ये क्या है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, क्योंकि अगर रूफटॉप लग जाएंगे तो मुफ्त बिजली है ही है, और सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है काफी। तो की विशेषता क्या है, नवीकरणीय मंत्रालय के अंतर्गत होगा क्योंकि रिन्यूएबल है, और 75,000 करोड़ के आसपास इसमें आवंटित किया गया है। समय सीमा क्या है, समय सीमा इंपॉर्टेंट है कि 26-27 तक है, तो 25 तो चल ही रहा है, तो 2-3 वर्ष का इसका है कि 26-27 के लिए। उद्देश्य क्या है, घरों पे जो रूफटॉप होते हैं उन्हें स्थापित करना, और 1 करोड़ परिवारों को मात्र प्रति माह 300 यूनिट तक का क्या है, मुफ्त बिजली प्रदान करना। अब सब घर में लगी होगी तो क्या हो जाएगा, मुफ्त बिजली मिलेगी सबको, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है, योजना के प्रमुख घटक और लाभ क्या है, कि प्रत्येक जिले में स्थापित किए जाएंगे ऐसे सोलर विलेज। तो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा बनने लगेगी, सरकार ने आवंटित किया ही है, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। और यहाँ पे क्या कर किया जाता है कि रूफटॉप स्थापित करने के लिए सरकार रुपए काफी दे देती है, मतलब अगर जो खर्चा आएगा 40% सरकार ही दे देती है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब मथिकेटन 16 के बारे में बात करें तो ये इसकी पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रहा केरल वाला एरिया, ये केरल है, और ये है तमिलनाडु। तो बिल्कुल बॉर्डर पे ये, पर इसे कहेंगे क्या, केरल वाले एरिया में। मथिकेटन 16, तो मथिकेटन 16 केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे, पर केरल के आसपास मानते हैं इसे। अब यहाँ पे कुछ एरिया देखते हैं, जैसे अनाईमुड़ी सबने पढ़ा होता है, तो अनाईमुड़ी रेंज बिल्कुल मथिकेटन 16 के पास है। अब अनाईमुड़ी इधर है, ऊपर की तरफ डोडा बेटा दिखता है, तो अनाईमुड़ी साउथ में है सबसे, और डोडा बेटा, तो इन रेंजों को देख सकते हैं, और उससे याद रह सकता है मथिकेटन 16 कहाँ पे। नीचे देखेंगे तो एक पेरियार नदी भी तो इस ओर बहती है, तो पेरियार नेशनल पार्क इधर है, इधर मदुरई डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो नदी दिख रही है, कौन सी नदी है, कावेरी नदी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या क्या याद रखा है हमने, मथिकेटन 16 जिनके बारे में अभी पर चर्चा करनी है। उसके बाद उस मथिकेटन 16 के पास कौन सा है, अनाईमुड़ी है। वो अनाईमुड़ी के ऊपर चलेंगे तो डोडा बेटा मिल जाता है, और नीचे पेरियार नेशनल पार्क मिल जाता है। तो ये देखा। अब मथिकेटन 16 के आसपास ये क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे डोडा बेटा, और डोडा बेटा कौन सा के पास कौन सी एक नेशनल पार्क है, तो मुदुमलाई नेशनल पार्क है। और यहाँ अनाईमुड़ी हमने देख लिया, यहाँ पेरियार नेशनल पार्क देखा, और ये कौन सी नदी थी, अभी कावेरी वाला देख लिया। तो ये सारे हमने इंपोर्टेंट लोकेशन देखे। अब इसके बारे में बात करें, मथिकेटन 16 के बारे में, तो यहाँ पे किया, गोल्डन हेडेड सिस्टोन पक्षी की प्रजाति मिली है। तो एक सिस्टोला पक्षी है, मतलब एक पक्षी की प्रजाति मिली है, जो लीस्ट कंसर्न में, तो ज्यादा कंसर्न में भी नहीं है, पर एक पक्षी मिला है गोल्डन हेडेड सिस्टोला पक्षी। और ये है कहाँ पे, मथिकेटन 16। तो मेन है जो यही आएगा कि नेशनल पार्क कहाँ है, मथिकेटन 16, तो इडुक्की के केरल जिले में। यहाँ अनूठे 16 वन पाए जाते हैं। अब 16 वन की विशेषता क्या होती है, पहाड़ के ऊपरी हिस्सों में पाए जाते हैं, और ये सदाबहार भी होते हैं, तो ऊपरी हिस्सों में पाए जाते हैं। तो अनूठे 16 वन है। हाथी गलियारे की वजह से 2003 में से मथिकेटन 16 को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। सदाबहार देखा, अद्र पर्णपाती और 16 घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ लॉयन टेल्ड मकैक पाया जाता है, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, मतलब एक ऐसा बंदर जिसकी पूंछ कैसे होती है, लॉयन जैसी बड़ी सी। तो मथिकेटन 16 के बारे में देखा। अब यहाँ पे कुछ कहानी सी चलती है मथिकेटन 16 की। यहाँ पे खोया हुआ दिमाग इसका अर्थ होता है, जो मथिकेटन अगर पूछा है मथिकेटन का अर्थ क्या हुआ था, खोया हुआ दिमाग। अब ऐसा क्यों कहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि जैसे ही कोई मथिकेटन 16 में प्रवेश करता है तो कई बार वो रास्ता भटक जाता है। तो रास्ता भटक जाता है क्यों, क्योंकि ये वन कैसे हैं, बहुत घने हैं, तो इस वजह से इसे कहा जाता है मथिकेटन। ऐसा लग रहा है माथा से, तो माथा मथी, माथा से ऐसे याद कर लेना। तो खोया हुआ दिमाग इसका अर्थ होता है मथिकेटन 16 का, क्योंकि लोग क्या होते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। क्या मिलता है यहाँ पे, जो हाथी मिलते हैं वो मिलते हैं। तो हाथी हुआ, नीलगिरी तहर हुआ, नीलगिरी तहर का मतलब क्या हुआ, हिरण वगैरह मिलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो इडुक्की जिला 2003 में नेशनल पार्क बना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 16 यहाँ पे बन पाए जाते हैं, और ये हॉट स्पॉट पे वाला क्षेत्र भी है।
तो ये हमने देखा। अब शोलावन जो बार-बार आ रहा है शब्द, ये क्या है? तो तमिल ये शब्द है, शोला का मतलब है तमिल। ये शोले मूवी नहीं है, ये क्या है? शोला है। तो शोला तमिल शब्द का मतलब होता है घना और सदाबहार। घना सदाबहार जो वन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? घना सदाबहार को शोला कहा जाता है। तो यही स्पेशली रूप से यहाँ यूज़ होने लगा था। और ये पाए कहाँ जाते हैं? 10 मतलब 1000 से 2500 की हाइट पे, मीटर की ऊँचाई पे ये पाए जाते हैं। तो ये इनकी विशेषता देखी हमने। उसके बाद अगला है टनेज टैक्स। टनेज टैक्स का मतलब है, जैसे पहले टैक्स कैसे लगता है कि कोई सामान को ले जाओ तो टैक्स लग जाएगा, पर अब सरकार टनेज टैक्स प्रणाली लेके आई है। इसमें क्या होगा कि दुनिया में कैसे कई जगह पे लगता है टैक्स, कि मान लो कि एक जगह से शिप को दूसरी जगह पे ले जाओ और उसे टन को तौल लो ना, तो टोनस टैक्स भी कहते हैं इसे। तो टोनास टैक्स मतलब टोनाज या टनेज टैक्स। तो टोनाज टैक्स क्या होता है कि ऐसे शिप गई, अब ये मान लो एक शिप है, अब शिप कहीं पे जाएगी तो इसमें जितना टन भार होगा, तो उसी वजह से ये टोनेज टैक्स चला है। तो जितना टन भार होगा उस पे टैक्स लगेगा, ना कि लाभ पे। लाभ का मतलब क्या है? शिप को कितना लाभ हुआ ये मैटर नहीं करता है, शिप पे कितना भार है इस आधार पर टैक्स लगेगा। इससे क्या हो जाएगा, जब टैक्स कम होगा तो शिप ज्यादा चलेगी भारत में, और भारत का इंटरनल व्यापार भी कैसे होने लगेगा? शिप से होने लगेगा। अभी तक कैसे लगता है कि शिप पे कितनी कीमत का माल है उस आधार पे लगेगा, तो ये सब छोड़ के अब टन पे लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, टोनास टैक्स करके। तो ये जहाजों के टन पे लगेगा, तो ये हमने देखा। वैसे तो ये प्रणाली भारत में 2004 से 5 में ही आ गया था, 2004-5 में, पर शिपिंग इंडस्ट्री इंडिया में इतनी तो डेवलप है नहीं है शिप वाला। तो इस वजह से जो जहाजरानी क्षेत्र है, मतलब शिपिंग सेक्टर है, उसको बढ़ावा देने के लिए है। तो जहाजों की वहन जो क्षमता होती है उसके अनुसार ये तय होता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये है। तो ये क्या है, ये योजना पहले केवल समुद्री जहाजों के लिए उपलब्ध थी, और समुद्र के जहाज आते थे उन्हें ऐसे ही लगता था। अब ये क्या हो जाएगा, अंतर्देशीय, जैसे अपने आप नेशनल वाटरवे कई सारे हैं, उन पे ये सब पे लागू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जल परिवहन को बढ़ावा देना है इसका। मंत्रालय कौन सा है? जो जल परिवहन मंत्रालय 2004 में, जैसा कि हमने देखा, स्टार्ट हुआ था। 21 में इसका उद्देश्य बता दिया गया था, सुरक्षित अंतर्देशीय परिवहन को बढ़ावा देना है। उसके बाद एक ऐप, मतलब एक ऐप कह सकते हैं, पोर्टल है, गर्वड़ी दृष्टि, लॉन्च किया गया। गर्वड़ी दृष्टि क्या है? केंद्र सरकार के जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग ने हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, उसने गर्वड़ी जो लॉन्च किया है। तो गर्वड़ी दृष्टि पूछ सकता है कहाँ पे? हरियाणा में। और केंद्र सरकार का मंत्रालय, मतलब जो इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। उद्देश्य क्या है इसका? मात्र और शिशु स्वास्थ्य की जांच रखना, सारा डेटाबेस रखना। तो ये है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का ऐसा पूरा डाटा रखा जाएगा। तो ये है। विशेषता क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डेटा डैशबोर्ड हो जाए। अब भारत में जब सबसे ज्यादा जनसंख्या है दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डाटा हमारा यही हो जाएगा। नॉर्मल है ये बात। उसके बाद 12,000 से यहाँ गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, उन सबका डाटा रखा जाएगा इसमें। तो गर्भिणी दृष्टि अगर पूछा जाए, हरियाणा में स्टार्ट किया गया, उद्देश्य भी पता चल गया, और जोखिम को, स्वास्थ्य जोखिमों को क्या करना है? कम करना है। उसके बाद है माउंट टर्नकी। माउंट टर्नकी की बात करें तो ये न्यूजीलैंड में सबसे ऊंचे माउंटेन में है। तो इसे लीगल पर्सन दे दिया। ऐसे हम इंसान को अधिकार देते हैं, मूल अधिकार, जैसे अपने यहाँ गंगा को है और चीजें ऐसे मिलते हैं, तो वैसे ही माउंट टर्नकी को मानवीकृत मान लिया गया। मानव की तरह, मतलब उसे लीगल पर्सन दे दिया गया जिसके अधिकार है। अब कहोगे ये अधिकार मांगने कैसे जाएंगे? तो होता क्या है, जब इन्हें अधिकार दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई प्रदूषण फैलाएगा, तो प्रदूषण फैलाने के पे केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मानव है। मानव के रूप में, मतलब एक पंजीकृत कर दिया पर्सन के रूप में, पर्सन को हानि पहुंचा रहे हो तो मूल अधिकार लागू हो जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे ही इसे दिया था, मतलब एक सम्मान में होता है। तो न्यूजीलैंड के माउंट टर्नकी को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये स्ट्रेटो वोल्केनो, और सबसे ऊंचा अधिक खड़ा ये है। यहाँ पे मैग्मा वगैरह होता ही रहता। जो कैप्टन कुक हैं, उन्होंने मतलब कैप्टन कुक ने माउंट एगमोंट नाम दिया था। पर यहाँ पे एक समुदाय पाया जाता है जो काफी यूज में, मतलब चर्चा में रहता है। उसका नाम क्या है? माओरी समुदाय। तो ये पूछा जा सकता है माओरी समुदाय का क्या है? तो माओरी समुदाय न्यूजीलैंड का समुदाय है, उन लोगों ने ही नाम दिया है इसका, टर्नकी मोंगा करके ये नाम है। तो ये देखा, न्यूजीलैंड के एगमोंट नेशनल पार्क में ही स्थित है। माओरी लोग इसे पूर्वजों का अपना मानते हैं, पूर्वजों से, और लीगल इसे पर्सन माना गया है। तो ये सारी चीजें।
इसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रदृष्टि मतलब जीवन का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है। मतलब ऐसा पहला देश है न्यूज़ीलैंड जिसने किसी पारिस्थितिक तंत्र को मतलब पर्वत वगैरह को जीवन का अधिकार दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कौन सा देश है जिसने जीवन का अधिकार किसी पर्वत को दिया है या पारिस्थितिक तंत्र को जीवन का अधिकार देने वाला पहला देश? तो सारी चीजें कौन सा? न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड का मैप देखते हैं तो इधर तो हम ऑस्ट्रेलिया है, ये जानते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया से जब इधर की तरफ चलेंगे तो बीच में पड़ेगा तस्मान सी। तो तस्मान क्यों? क्योंकि यहाँ तस्मानिया देश है एक। तो तस्मान सी से इधर जाएंगे तो एक न्यूजीलैंड पड़ेगा। न्यूजीलैंड के दो पार्ट है, ये नॉर्थ और साउथ वाला है। क्राइस्ट चर्च ये रहा और वेलिंगटन ये है, जो एक दो ही यहाँ पे मेन जो है मुख्य शहर। अब माउंट टरनाकी है वो ये वाला है उत्तरी वाले क्षेत्र में, तो ये हमने देखा। तो माउंट टरनाकी। अब यहाँ पे और कुछ आइलैंड ऐसे ऊपर एक आइलैंड काफी फेमस रहता है न्यूजीलैंड के ऊपर, वो है नॉरफॉक आइलैंड। तो नॉरफॉक आइलैंड याद रखना है, और न्यू कैलेडोनिया, ये दोनों न्यूज में हमेशा ही रहते हैं। तो नॉरफॉक और न्यू कैलेडोनिया, और ऊपर इसके मिलेगा वनुआतू, फिजी, टोंगा, ये सारे सुने सुने से होंगे। तो ये सारे हमने देख लिए। उसके बाद है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन का मतलब क्या हो? सरकार ने अब कपास का मिशन भी ले आए हैं, कपास उत्पादन मिशन। 5 वर्ष का मिशन है ये, और क्या है? कपास को बढ़ावा देना है इसमें। और कौन से कपास को? जो लॉन्ग स्टेपल कपास होगा, मतलब लंबे जो कपास होते, प्रीमियम कपास होता है थोड़ा, वो है। इसमें क्या है? और टोटल जो कपास का क्षेत्र होगा उस पर 10% क्षेत्र पे यही कपास करना है जो एक्स्ट्रा लॉन्ग होगा। इसका रेशा मतलब ज्यादा लंबा होगा। 5 वर्ष का मिशन, 10% क्षेत्र पर ये स्टेप अलोंग करना है, ये याद रखना। और वैश्विक उत्पादन में 4% का योगदान, ये इसका रहेगा। अब स्टेपल लॉन्ग जो होते हैं ये अमेरिका, मिस्र, सूडान और मतलब कई देशों में होता है, भारत में भी इसमें शामिल है, और चाइना भी है, तो ये याद रखना है। भारत में जो उत्पादक प्रमुख देखें अगर इसके, तो ये कौन सा एक्स्ट्रा लॉन्ग जो उत्पादित होता है कपास, वो कहाँ होता है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, पूरे कपास की नेम एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की बात करें तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में ये होता है। अब लास्ट जो है आज का, वो है पार्वती अर्गा। तो पार्वती अर्गा गोंडा जिले में ये अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि तबरज, तो जो तरबगंज तहसील है उत्तर प्रदेश में, वहां पे ये पार्वती अर्गा गोंडा है। यहाँ पे क्या हुआ है? आर्द्र भूमि का जो दिवस है वो यही मनाया गया इस बार। अब यहाँ पे दो गोखुर झीलें हैं, और उसी गोखुर झील के आसपास ये क्या है? ये पार्वती अर्गा अभ्यारण्य को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे क्या है? सफेद वो गिद्ध पाए जाते हैं जो यूपी में नॉर्मल देखे जाते हैं ऐसे छोटे से। उसके बाद देखें अगर इनकी चुनौतियां, यहाँ पे जलकुंभी होती हैं, वाटर हाइसिंथ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, मेन है एरिया। अगर ये उत्तर प्रदेश का मैप है अगर समझ सको, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाला अयोध्या एरिया, अयोध्या एरिया ही के पास है ये गोंडा जिला। तो अयोध्या के बिल्कुल ऊपर है गोंडा। अगर मैप में देखें तो ये घाघरा नदी आ रही है, और घाघरा नदी, और घाघरा नदी वो यही एरिया है, घाघरा ही को तो सरयू कह रहे हैं, तो यही है अयोध्या। और ये है पार्वती वाला क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये घाघरा नदी याद रखना, ये गंगा नदी है, और ये यमुना नदी है। और ये वाला एरिया कौन सा है अभी जो यूज में चल रहा है? प्रयागराज जो संगम वाला, उस तो इसके ठीक ऊपर पार्वती अर्गा जो गोंडा जिला है ये वाला है, और यही अयोध्या है। तो ये हमने मैप देख लिया उसका। अब इसे और देखें तो जो गोखुर झील की बात की गई है, तो ये ऐसे करके यहाँ पे दो गोखुर झील हैं, और यही एरिया फेमस है। तो यहाँ देखा अयोध्या ये रहा, और ये ऊपर है, और ये नदी याद रखनी है घाघरा नदी। तो ये हमने देखा 5 फरवरी का जो इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स थे।